नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया ग्लोबल लेंस पे। और मैं हूं जेपी शुक्ला, आपका दोस्त। और आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति की जो चुनौतियां हैं, जो फॉरेन पॉलिसी की चैलेंज है हमारे देश के लिए, और जो जियो पॉलिटिक्स में दुनिया बदल रही है। 2025 का साल कितना डायनेमिक रहा है, हर दिन दुनिया कैसे बदल रही है, इन सारे विषयों में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप नए हैं तो मैं चाहूंगा फटाफट आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है इंडिया ग्लोबल लेंस सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। स्टार्ट करेंगे। आज का मुद्दा क्या है कि भारत का विदेश नीति जो इस टाइम चल रहा है उसमें काफी सारे चैलेंजेस हम लोग को फेस करने पड़े। डॉक्टर जयशंकर ने काफी मेहनत करी, मोदी जी ने काफी मेहनत करी, लेकिन 2025 का जो साल है हमारे लिए बैड लक साबित हुआ है काफी मामलों में। डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला बिंदु क्या है कि हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति देखते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे ईस्टर्न नेबर्स है, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम देख लो तो बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ। उसके बाद से जो नई रिजीम आई है एमडी यूनिस की, मोहम्मद यूनिस की, इस रिजीम में भारत के प्रति हॉस्टिलिटी बहुत ज्यादा है। सभी को पता है कि ये यूएस स्पॉन्सर्ड रिजीम है, सीआईए स्पॉन्सर्ड रिजीम है। तो इसने भारत के प्रति जो हॉस्टिलिटी है वो तो दिखाई, प्लस ये यूएस के ट्रूप्स को अपने आप बना दे रहा है। रिसेंटली न्यूज आई अमेरिका की फौज के 120 ट्रूप्स, मतलब 120 जवान वहां पे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के लेके लैंड किए और मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब बताओ, भारत का बिल्कुल पड़ोसी देश जिसके चारों तरफ भारत की सीमाएं लगी हुई हैं, वहां पे अमेरिकी फौजी क्या कर रहे हैं? इनका कोई खास उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन इनका उद्देश्य है कि भारत और चीन के आसपास के इलाकों में अपना प्रभुत्व जमाना। यूएस क्या चाहता है कि ना तो अमेरिका का कोई दुश्मन इतना बड़ा बन सके कि उसको चुनौती दे सके, और ना ही कोई उसका दोस्त भी इतना बढ़ सके कि अमेरिका के बराबर खड़ा हो सके। तो ट्रेडिशनली यूएस हमारा राइवल रहा था, लेकिन पिछले 20-25 सालों में भारत सरकार ने काफी मेहनत करी, या फिर यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी मेहनत करी, जो नजदीकियां बढ़ी। लेकिन अब अमेरिका बैक ट्रैक हो गया है, फिर से उसी पुराने ट्रैक पे आ गया है। एंटी इंडिया एक्टिविटीज वो कर रहा है। बांग्लादेश में जो एक्सरसाइज हो रही है बिल्कुल भारत को चेक में रखने के लिए कर रहा है। काउंटर में हमारी सरकार क्या कर रही है? तो जी हाँ, भारत की विदेश नीति का यहाँ पे एक पॉजिटिव हैंडसाइड भी देखने को मिलेगा। हमारे पास बांग्लादेश में चुनौतियां तो है, पर भारत ने म्यांमार नाम के देश में अपने ट्रूप्स भेजे और हम भी वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज या फिर ड्रिल्स कर रहे हैं। तो चलो, बांग्लादेश को काउंटर करने में हमारे पास कुछ तो है। हालांकि बांग्लादेश एक बड़ा नेबर है, उसके चारों ओर भारत है, तो किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वहां पे यूएस की फोर्सेस होती हैं, वो वहां की जो रिलीजियस सेंटिमेंट है या फिर रेडिकल ग्रुप्स है उनको और बढ़ावा देती हैं, तो एंड रिजल्ट हमारे यहाँ टेररिज्म वगैरह को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा विषय क्या, एक और हमारा पड़ोसी नेपाल। अब देखो, नेपाल में भी रिजीम चेंज हुआ है और बहुत सडन हुआ है, जो कि किसी को एंटिसिपेट नहीं हो पाया था। अब देखो, जो रूलिंग गवर्नमेंट थी नेपाल की पहले, वो बिल्कुल प्रो चाइना थी, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, जो कि एक तरह से स्पॉन्सर्ड थे चाइना के द्वारा। सबको मालूम था कि भैया ये सरकार एंटी इंडिया है, भारत विरोधी है और चीन समर्थित है। जिसका हमने रिप्रेजेंटेशन क्या झेला, बाउंड्री डिस्प्यूट बिना मतलब का खड़ा किया गया, लिगो लेक को लेके, काला पानी को लेके, लिम्पियाना धुरा को लेके अनयूजुअल डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। कुछ और वहां के लोगों के मन में हेट्रेड भरा गया कि भगवान राम असल में नेपाल के थे एंड सो ऑन। तो वो सब चीजें तो भारत को नुकसान कर रही थी, वो सब समाप्त हो गई। लेकिन नई सरकार जो आएगी, अभी तो खैर इंटरिम गवर्नमेंट आई है, कहा जा रहा है कि भारत समर्थक है, लेकिन चूंकि उसमें यूएस की इन्वेस्टमेंट और उनका रोल लग रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो बांग्लादेश जैसा सिचुएशन वहां पे भी आ जाए कि इंडिया और चाइना दोनों को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने रिजीम चेंज करवाई हो नेपाल में, और वहां पे अमेरिका अपनी जो डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, अपनी जो सपोर्टेड गवर्नमेंट है, उसको बिठा दे, जिससे भारत की भी सिक्योरिटी को चुनौती हो और चाइना पर भी वो चेक ले सके। तो ये सारे डीप स्टेट और सीआईए के खेल होते हैं दुनिया भर के देशों में, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है,
इनके पास हाथ पैर बहुत ज्यादा है, तो वो अपना इधर उधर चलाते रहते हैं। जो भी इस प्यारा मोहम्मद से इनकी बात नहीं मानता, उसके लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। क्योंकि भारत ने अमेरिका की किसी भी मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। अमेरिका ने भारत से मांग करी कि आप रूसी तेल का आयात बंद करिए, बल्कि आप हमसे लीजिए। भारत ने सीधे ठुकरा दिया, भैया देखो हमारी जरूरतें हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और हमारे एनर्जी इंटरेस्ट, हमको भाई ऊर्जा की जरूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमको अपना तेल रसिया से लेना पड़ेगा, क्योंकि रसिया हमारा ऑल वेदर ऑल सीजन एलाई रहा है। जब हमारे पास पैसे नहीं थे इतने कि हम पैसा दे के तेल खरीद सके या पैसा दे के सामान खरीद सके, हथियार खरीद सके, उस टाइम पे रसिया ने हमको एक तरह से फ्री में या फिर कम्युनिटी एक्सचेंज के रूप में बहुत सारे हथियार, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ग्रांट में दी है। इनफैक्ट हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी रसिया ने हमारी काफी हेल्प करी थी। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे सबमरीन के निर्माण में, एयरक्राफ्ट कैरियर में रसिया का बहुत योगदान रहा है। तो वो इन टेंजिबल पार्ट रहा है हमारी फ्रेंडशिप का, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगला मुद्दा क्या, हमारे जो पड़ोसी देश है, चलो वहां पे तो चलो डिस्टेबलाइजेशन करने का प्रयास है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत और ईरान के बीच में जो चाबहार बंदरगाह था, जिसको भारत बना रहा था ईरान में, और भारत की जो एक तरह से सिक्योरिटी है, एनर्जी की सिक्योरिटी प्लस ट्रेड की सिक्योरिटी, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का जो ग्वादर पोर्ट है, उसको काउंटर करने के लिए, प्लस इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, इंडिया और सेंट्रल एशिया में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए चाबहार एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। तो अब चाबहार पर सेंसर लगा दिए हैं अमेरिका ने। भारत के खिलाफ एक और कदम लिया है अमेरिका ने, जिससे भारत को लंबे समय से जो उम्मीद थी कि भारत को एक तरह से वेवर मिला था, छूट मिली थी, वो हटा दी गई। जो भी कंपनियां भारत की चाबहार में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, चाबहार में काम कर रही हैं, उनके ऊपर सेंसर्स लग जाएंगे, जो कि हमें लंबे समय में नुकसान देगा। हमारे जो ड्रीम्स थे सेंट्रल एशिया और बाकी देशों तक पहुंच के, उस पे एक बड़ा झटका लगा है। अगला क्या, कि जो भारत के लोग बाहर में काम करते हैं, खास तौर पे अमेरिका में, जिनको H1B वीजा मिलता है, स्किल्ड वर्कर, हाईली स्किल्ड वर्कर वहां काम करते हैं, उनपे नई पाबंदियां जो लगाई गई हैं कि नए लोग जो भी जाएंगे उनको $1 लाख देना होगा। उससे भारत के जो ब्रेन है, अच्छे जो पैसा वैसा कमाने के चक्कर में लोग जाते हैं, उनको नुकसान होगा। तो रेमिटेंसेस से हमारी इनकम थोड़ी घट सकती है। हालांकि इससे फायदा ये हो सकता है कि जो लोग वहां नहीं जाएंगे, अगर भारतीय सरकार इंसेंटिवाइज करे तो वो भारत में ही रहेंगे और भारत के लिए कुछ बेहतर लेके आएंगे। उम्मीद है हम कि भारत में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो रुकना स्टार्ट किया। अगली चुनौती क्या है कि अभी हमको साइड चूज करने का वक्त आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि रसिया ने रिसेंटली जो नाटो कंट्रीज है, उनकी एयर स्पेस का वायलेशन कई जगह किया है। खासतौर पे पोलैंड में किया है, एस्टोनिया में किया है, और यूक्रेन में तो करते ही आ रहा है। तो उससे नेटो का आर्टिकल 4 एक्टिवेट हो गया है। आर्टिकल 4 में क्या होता है कि जो सभी नेटो कंट्रीज है, नेटो मतलब क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारे देशों का एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है या फिर म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, जिसमें कहा गया है कि एक देश पर हमला मतलब सभी देशों पर हमला। तो सभी नाटो कंट्रीज में कंसल्टेशन चल रही है, सुझाव चल रहे हैं कि क्या सच में हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन है और हमें आर्टिकल 5 एक्टिवेट करना चाहिए, हमें रसिया के खिलाफ एक ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे हमें रसिया और वेस्ट में चूज करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे अग्रेसर साफ तौर पे दिख रहा है रसिया ही। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे टाइम्स है मिडिल ईस्ट में, उसमें भी काफी एक तरह से ड्रिफ्ट आया है। रिसेंटली हमने देखा क्या कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। अब इससे होता क्या है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं सऊदी अरेबिया के साथ, एनर्जी इंपोर्ट्स को लेके या और कल्चरल एक्सचेंज, सब चीजों को लेके, वो काफी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक एंटी इंडिया मूव लिया है। इससे एंड ऑफ द डे हमारे संबंध सऊदी अरेबिया से खराब ही होंगे। अब इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं अपन,
सिंपली हमें इजराइल से अपनी कॉपरेशन टेक्नोलॉजी को लेके, डिफेंस को लेके, और जो एनर्जी इंपोर्ट वगैरह करते हैं हम मिडिल ईस्ट में, उसको रिड्यूस करके हम सेंट्रलाइज्ड या तो रशिया से या वेनेजुएला वगैरह देशों से आप बढ़ा सकते हैं। उससे आप मिडिल ईस्ट पे अपनी निर्भरता को कम से कर सकते हैं और इजराइल की हेल्प आप कर सकते हैं काफी हद तक। इजराइल ही एकमात्र हमारा वहां पे एलाई कंट्री फिलहाल नजर आता है। काफी हद तक लोग कहते हैं यूएई भी है, पर यूएई डिफेंस में या फिर और चीजों में आपकी बहुत मदद नहीं कर सकता है। उसकी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, वो आपके यहाँ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकता है, आपको थोड़ा बहुत फेवर दे सकता है। उसके अलावा उसकी कोई जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये कुल मिला जुला के हमारे सामने चुनौतियां है देश नीति की। अब देखना है भारत सरकार कैसे इस पे विचार करती है, कैसे इसको कोप अप करने का प्रयास करती है। आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, कुछ और बातों को हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो